हेलो स्टूडेंट्स, यह उड़ान सार संग्रह का बुक है जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 11th एडिशन। वही बुक है। इसके साथ CNT SPT का बुकलेट भी मिला है। पूरा बुक कवर करने जा रहे हैं। यह बुक जो है आपके JPSC एवं जैसे कि सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। पिछले एडिशन के कंपैरिजन में बुक में बहुत सारा वैल्यू एडिशन हुआ है, बहुत सारा मैप जोड़ा गया है। पिछले परीक्षाओं में जो प्रश्न आए थे उसको भी स्टार मार्क दे करके चैप्टर्स में जोड़ दिया गया है। जो चैप्टर में उस क्वेश्चन का जुड़ना चाहिए उसी में जाके जोड़ा गया है। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। बुक को पढ़िए और देखिए कि आपके पास जो एडिशन है उससे कितना अंतर आया है बुक में, क्योंकि मेरे पास जो एडिशन था उसके हिसाब से तो बुक में बहुत ज़्यादा चेंजेस है और पूरा कायाकल्प ही हो गया है बुक का। तो बुक हमको आ गया है और अब हम इसी को पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। तो शुरू करते हैं। झारखंड सार संग्रह में सबसे पहला चैप्टर है आपदा प्रबंधन। ये चैप्टर का वेटेज अच्छा रहता है आजकल एग्जाम में, इसलिए इस टॉपिक को हम सबसे पहले छाटे हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। आपदा आपदा है ऐसी दुर्घटनाएं जो अचानक घटित हों तथा जिनके प्रभाव स्वरूप जीवन एवं संपत्ति की व्यापक हानि होती हो, आपदा कहलाती है। आपदा को प्राकृतिक आपदा तथा मानव जनित आपदा में वर्गीकृत किया जाता है। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा किया गया है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। अर्थात मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अविक्षुब्ध पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, आंधी तूफान, सुनामी, सूखा, बाढ़ आदि के कारण घटित हो, प्राकृतिक आपदाएं हैं। मानवीय कारणों से उत्पन्न आपदाएं जैसे कि युद्ध, परमाणविक घटनाएं, रासायनिक घटनाएं आदि शामिल हैं। इसे सामाजिक आपदा भी कहा जाता है। आपदा की भयावहता को देखते हुए आपदाओं के घटित होने पर कार्यवाही करने की अपेक्षा आपदा के कुशल प्रबंधन पर अधिक जोर दिया जाता है। इसके तहत आपदा के पूर्व ही प्रबंधन उपायों द्वारा उनसे होने वाले नुकसान को कम करने की कोशिश की जाती है। झारखंड विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं का शिकार होता रहा है तथा इनसे निपटने हेतु आपदा प्रबंधन को मजबूती प्रदान करना नितांत आवश्यक है। इन आपदाओं में भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी के प्रभाव, तड़ित, खनन दुर्घटना, रासायनिक दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना, जंगलों में आग लग जाना, हाथियों का आक्रमण आदि प्रमुख हैं। अब देखिए, हम लोग देखेंगे भूकंप के बारे में। भूकंप के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड में इसकी क्या स्थिति है। भूकंप की स्थिति दृष्टि से झारखंड राज्य को न्यून जोखिम वाले क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि झारखंड में ज़्यादातर भूकंप नहीं देखा जाता। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को जोन 2, 3 और 4 में रखा जाता है। कॉलम आपके सामने है, 2 मिनट लगाकर इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए भूकंप जोन 2 में यहाँ के 7 जिले हैं जिसको हम लोग कहेंगे कि न्यूनतम जोखिम वाले जिले हैं। कौन कौन है? रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा सहित पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां सहित। भूकंप 3 में अगर हम कहें तो 3 में आपको मध्यम जोखिम वाले सारे जिले हैं और कुल 15 जिले हैं। कौन कौन से? पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ व साहिबगंज। और जोन 4 में जो आता है वो उच्च जोखिम वाले हैं और 2 ही हैं और क्वेश्चन बार बार यहीं से आता है, गोड्डा और साहिबगंज, वो भी साहिबगंज का उत्तरी भाग। ठीक है, अब ऐसा लग रहा होगा कि इतना बड़ा कॉलम कैसे याद होगा, तो इसका सॉल्यूशन भी बुक आपके सामने दिया है। एक बार में मैप देखिए और मैप से आपको लगभग सब कुछ एक बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैप को देखें तो याद करना है, जो सबसे डार्क कलर में इधर दिख रहा है वो साहिबगंज और गोड्डा है जो उच्च जोखिम वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब बच गया जोन 2 और जोन 3। अपने झारखंड को बीचों बीच से आप क्या कीजिए कि एक कट लगा लीजिए और ऊपर को उत्तरी झारखंड मान लीजिए और नीचे को दक्षिणी झारखंड के रूप में मान लीजिए और देखिए कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जोन 2 जो है, स्क्रीन इधर उधर भाग जाता है नहीं, हाँ, तो जोन 2 जो है वो आपका नीचे में जितने भी जिले हैं, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़, सरायकेला, खरसावां, चाईबासा और जमशेदपुर, ये आपका जोन 2 में आ गया जो कि लाइट कलर में है थोड़ा। जोन 3 जो है थोड़ा सा डार्क कलर में है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको जो भी दिख रहा है, गढ़वा, मेदिनीनगर, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, देवघर, दुमका, पाकुड़, तो ये आपका हो गया
निम्न जोखिम, मध्यम जोखिम, ये मध्यम जोखिम, ये निम्न जोखिम, ये अति जोखिम मतलब उच्च जोखिम। तो देखिए बुक में बहुत कुछ चेंज किया गया है, बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको एक बार में याद हो जाएगा। फिर कहते हैं कि एक बार अगर आपको फिर भी लगा कि आपको नहीं याद हो पाया है तो आप इसको पॉज करके वीडियो 2 मिनट रुकिए यहीं पर, इसके बाद लाइफ में कभी नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है बाढ़। बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड राज्य के 11 जिले बाढ़ की समस्या से प्रभावित है, जिनमें साहिबगंज आता है, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा हजारीबाग प्रमुख हैं। राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण मानसूनी वर्षा द्वारा नदी के जलस्तर में वृद्धि होना है। सोन तथा उत्तरी कोयल नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण पलामू, गढ़वा तथा लातेहार जिला में भी बाढ़ का प्रभाव देखा जाता है। बाढ़ के कारण राज्य में धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप राज्य की खाद्यान्न व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। कुछ जिलों में बाढ़ आपदा का रूप ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण मकान, सड़क, पुल पुलिया आदि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बाढ़ के कारण सर्वाधिक प्रभाव राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में पड़ता है, जो गंगा नदी के अपवाह तंत्र से जुड़े हुए हैं। वर्षा के दिनों में जलस्तर में वृद्धि के कारण रांची तथा जमशेदपुर जैसे नगरों में सड़कों पर जल का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ ही विभिन्न बीमारियों के पनपने के कारण मानवीय स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब देखिए सूखा। किसी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होने के आधार पर सूखा का वर्गीकरण किया जाता है। इसके तहत सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर सामान्य सूखा, 25 से 50% कम वर्षा होने पर मध्यम सूखा तथा 50% से कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाता है। यदि किसी क्षेत्र में सामान्य से 75% से कम वर्षा होती है तो यह आपदा का रूप ले लेती है। एक बार इसको और पढ़िए ताकि जो भी कंफ्यूजन है यहीं पर ये खत्म हो जाए। फिर से हम लोग सूखा को दोबारा से पढ़ रहे हैं। किसी क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा होने के आधार पर सूखा का वर्गीकरण किया जाता है। इसके तहत सामान्य से अगर 25% कम वर्षा हुआ तो सामान्य सूखा, 25 से लेकर 50% कम वर्षा होने पर मध्यम सूखा तथा 50% से कम वर्षा होने पर गंभीर सूखा कहा जाएगा। और अगर किसी क्षेत्र में सामान्य से भी 75% से भी कम वर्षा हुआ तो यह एक आपदा कहलाएगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। राज्य के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में सूखा कई बार आपदा का रूप धारण कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा तथा लोहरदगा जिलों की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राज्य का पलामू जिला सूखा की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील जिला है। वर्ष 2010 में झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा। इस दौरान राज्य के 24 में से 12 जिले गंभीर सूखे के प्रकोप में रहे। इन सभी जिलों में वर्षा का अनुपात औसत वर्षा के 50% से भी कम रहा। सूखे जैसी आपदा से निपटने हेतु राज्य में बांध, तालाब, डोभा, वाटरशेड प्रबंधन, उचित फसलों का चयन, मृदा संरक्षण, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण आदि उपाय अपनाए जाने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित क्षेत्र के लोगों को जागरूक तथा प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है। अगला है तड़ित या लाइटनिंग। वर्षा के दिनों में चमकने वाली बिजली का जमीन पर गिरना तड़ित कहलाता है, जिसके कारण झारखंड में प्रत्येक वर्ष अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है। साथ ही इस दुर्घटना में कई मवेशियों की भी मृत्यु हो जाती है। इस आपदा से राज्य के पलामू, चतरा, लातेहार, गुमला, रांची, गिरिडीह तथा कोडरमा जिला मुख्य रूप से प्रभावित होता है। राज्य के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जिसको आप यहाँ देखिएगा तो स्कीपा टाइप से लिखा हुआ मिलता है हर जगह, द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इस समस्या से होने वाली जानमाल की हानि को कम करने हेतु राज्य के लोगों को बचाव से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत वर्षा के समय घरों में रहिए, पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना, बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना आदि शामिल है। ठीक है, अगला है खनन दुर्घटना। बहुत ये बड़ा दुर्घटना है हमारे झारखंड के लिए। झारखंड राज्य में देश के कुल खनिज का लगभग 40% भंडार संचित है। राज्य की अर्थव्यवस्था में खनिजों का खनन एक
प्रमुख गतिविधि है तथा इस दौरान प्राकृतिक तथा मानवीकृत दुर्घटनाएं उत्पन्न होती हैं। राज्य के कई कोयला खदानों में आग लगी हुई है तथा तीव्रता से इसका प्रसार हो रहा है। इनमें झरिया, रामगढ़ आदि प्रमुख क्षेत्र हैं। खनन के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं में खानों का धंसना, मजदूरों को खनन से निर्मित गड्ढे में गिर जाना तथा खनन के दौरान होने वाले प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रमुख हैं। खनन दुर्घटना से निपटने हेतु इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को प्रशिक्षित किए जाने के साथ साथ खनन के धंसाओं के समय त्वरित राहत प्रणाली को विकसित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही मजदूरों को खनन के दौरान उत्पन्न प्रदूषकों के प्रति जागरूक करते हुए मॉस्क के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित करने किए जाने की भी आवश्यकता है। सॉरी, मॉस्क नहीं है, मास्क है ये, ठीक है। मास्क के प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, जंगलों में आग। जंगलों में आग जलवायु का एक प्रमुख घटक है जो राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करने में अहम भूमिका अदा करता है। झारखंड राज्य में वनों की बहुलता है तथा इसमें शुष्क पतझड़ वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। इनमें ग्रीष्म ऋतु में कई कारणों से लगने वाली आग कई बार भयावह हो जाती है तथा यह आपदा का रूप ग्रहण कर लेती है। जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण हवाओं के कारण पेड़ों के टकराने से उत्पन्न आग, मानव द्वारा महुआ व वृक्ष की लकड़ियों के संग्रहण के दौरान रोशनी के लिए आग लगाना, पर्यटकों की लापरवाही के कारण जलती हुई माचिस की तीली का जंगलों में फेंका जाना महत्वपूर्ण है। मार्च तथा अप्रैल के महीने में जंगलों में रहने वाले लोग आग जलाकर रातों में तथा प्रातःकाल महुआ चुनने का कार्य करते हैं तथा इनके जलाए हुए आग कई बार विस्तारित होकर जंगली आग का कारण बन जाता है। झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी भाग में जंगल में सर्वाधिक आग लगने की घटना होती है। इनमें पलामू, लातेहार, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा, गुमला आदि जिले शामिल हैं। जंगलों में लगने वाले आग को रोकने हेतु कानूनी, प्रशासनिक तथा जागरूकता के स्तर पर कई कार्य किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में पर्यटन संबंधी कानूनों में कठोर प्रावधान तथा संग्राहकों के बीच जलाए हुए आग को बुझाने के संबंध में जागरूकता का प्रसार किया जाना चाहिए। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर ऐसे वृक्ष जो अधिक आयु के हो गए हैं उन्हें काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाए जाने का कार्य किया जाना चाहिए। इसके तहत जंगलों में फायर वॉच टावर, बांध का निर्माण तथा वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किए जाने की भी आवश्यकता है। भारत में सर्वाधिक जंगलों में आग का सामना करने वाले राज्यों में झारखंड का 10वां स्थान है। जो ब्लू टिक से है या ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो तो जरूर ही रट लीजिएगा। झारखंड में सर्वाधिक जंगलों में आग से प्रभावित जिला पश्चिमी सिंहभूम है। इस मामले में पश्चिमी सिंहभूम का देश के जिलों में 19वां स्थान है। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में 1835 आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में जंगलों में आग से प्रभावित राज्यों में झारखंड का 10वां स्थान है तथा देश के जिलों में पश्चिमी सिंहभूम का 19वां स्थान है। ये लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दो बार बैठ के पढ़ लीजिए या रुक जाइए। एक बार हम आपके लिए और रिपीट कर देते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगलों में आग से प्रभावित राज्यों में झारखंड का स्थान 10वां है तथा देश के जिलों में पश्चिमी सिंहभूम का स्थान 19वां है। और कितना केस यहाँ रजिस्टर किया गया? 1835। अगला है राज्य में जंगल से आग का सामना करने वाले प्रमुख जिले पश्चिमी सिंहभूम, इसके बाद क्रमशः हजारीबाग व पूर्वी सिंहभूम का स्थान है। जंगलों में न्यूनतम आग का सामना करने वाले जिले जामताड़ा, सिमडेगा तथा देवघर हैं। नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच झारखंड में आग लगने के कारण 1086.46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जल गया। अब आग का तो पढ़ लिए हम लोग, अब चलिए हाथी के आक्रमण। अभी फिलहाल भी इस समय भी न्यूज़ में बहुत है, हाथी सब जगह उत्पात मचाए हुए हैं, बहुत लोगों को मार दिया, 6-7 जन एक जगह। हम तो आए दिन पेपर में इसको देख ही ले रहे हैं। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है तथा राज्य में इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। राज्य के पलामू, दुमका, सारंडा, हजारीबाग, दालमा आदि के जंगलों में सर्वाधिक हाथी पाए जाते हैं। राज्य में आए दिन जंगली हाथी के आक्रमण की घटनाएं सुनने को मिलती है जो बसाव क्षेत्र के जनजीवन की एक प्रमुख समस्या है। हाथियों के आक्रमण का प्रमुख कारण इनके प्राकृतिक आवासों में मानव का हस्तक्षेप है। जंगलों में मानव हस्तक्षेप में वृद्धि के कारण
जहां एक और हाथियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचने का रास्ता उपलब्ध हुआ है, वहीं वनों के कटाव ने इन्हें अपने प्राकृतिक आवास से पलायन हेतु मजबूर भी किया है। इसके अतिरिक्त सुगंधित महुआ फूलों की ओर आकर्षित होना हाथियों के आक्रमण का एक बहुत प्रमुख कारण है। हाथियों के आक्रमण की समस्या राज्य के खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, पलामू, चतरा, हजारीबाग आदि जिलों में पाया जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाथियों के आक्रमण से बचाव हेतु सर्वप्रथम लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, ताकि लोग हाथियों के प्राकृतिक आवासों में हस्तक्षेप करना बंद करें। हाथियों के आक्रमण के पश्चात कई गांवों में ढोल नगाड़ों की आवाज, आग तथा मिर्च की गंध द्वारा इन्हें भगाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए झारखंड में विभिन्न आपदाओं से प्रभावित जिलों का विवरण। तो अभी हम लोग एक कॉलम पढ़ चुके थे, वही कॉलम यहाँ थोड़ा डाल दिया गया है पहला नंबर पे। ठीक है, तो भूकंप तो हम लोग अभी पढ़ लिए थे कि जोन 2 में कौन आएगा, 3 में कौन आएगा, 4 में कौन आएगा। तो जोन 2 में 7 जिले आए थे, सबको आप यहाँ देखिए और कहिएगा तो एक बार हम रिपीट ही कर देते हैं। रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा सहित पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सब क्षेत्र जो हम लोग के झारखंड के दक्षिणी एरिया में आता है। जोन 3 में हम लोग रहेंगे 15, जो कि हम लोग के झारखंड का उत्तरी भाग का सब जिला है। पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ व साहिबगंज। ठीक है, और जोन 4 में तो गोड्डा और साहिबगंज का उत्तरी भाग आता है, वो तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि सूखा का क्या हाल है। सूखा 24 के 24 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पिछले 14 वर्षों में राज्य को 7 बार सूखा का सामना करना पड़ा, जबकि अंतिम बार सूखा की घोषणा 2015 में की गई थी। अब चलिए बाढ़ पर। बाढ़ जिला कितने, 14 जिला, यानी कि बाढ़ से हमारे 14 जिले प्रभावित होते हैं। गढ़वा, पलामू, चतरा, रामगढ़, गुमला, सिमडेगा, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़। तड़ित यानी कि जो बिजली गिरता है उसको बोलते हैं तड़ित या लाइटनिंग। 24 के 24 जिला इसमें आ जाता है। ठीक है, तो कौन कौन है, सबका नाम ही होना चाहिए, सभी जिले। सर्वाधिक प्रभावित जिले में अगर कोई पूछे तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, रामगढ़, चतरा, लातेहार, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका और देवघर। और पूरा का पूरा 24 का 24 आता है। जंगल में आग 10 जिले में लगता है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा और गुमला। हाथी या फिर जंगली जानवर का जो आक्रमण है 10 जिलों में होता है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा व गुमला। खनन संबंधी आपदा, तो जहां खनन होगा वहीं आएगा ये आपदा, 16 आता है। खनन संबंधी आपदा 16 जिला इसके अंतर्गत आता है। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, रांची, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पाकुड़ और गिरिडीह। इसको आपको याद करके पूरा नहीं चलना है, खाली ये सब नंबर याद कर लीजिए ना, उतने में काम चल जाएगा। इतना तो आप समझदारी ही आप में इतना आ जाएगा कि आप जानने लगेंगे कि कहाँ कौन सा आपदा आता होगा। औद्योगिक आपदा 9 जिला में। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह। चक्रवात कहाँ आता है, 8 जिले हमारे प्रभावित होते हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, रांची, सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो। शीतलहर सब में चलता है, सभी के सभी जिला में शीतलहर चलता है। आग सभी के सभी जिला 24 में लगता है। भगदड़, भीड़ संबंधी आपदा देवघर, रांची, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम। जहाँ कुछ होगा और जहाँ लोग भीड़ लगाते होंगे वहीं भगदड़ होगा, सब जगह नहीं भगदड़ होगा। ठीक है, अब सिमडेगा में इतने लोग ही नहीं रहते, वहाँ कौन सा भगदड़ होने जा रहा है। आपदा प्रबंधन, अब हम लोग आपदा प्रबंधन के किस चरण में आ गए। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे रूल रेगुलेशन सब बना रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु 3 चरणों में निपटने की व्यवस्था की जाती है। इसको एक बार और पढ़ रहे हैं। आपदा प्रबंधन हम लोग शुरू कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की आपदा से निपटने हेतु 3 चरणों में निपटने की व्यवस्था की जाती है। आपदा पूर्व व्यवस्था, आपदा के दौरान व्यवस्था तथा आपदा के बाद व्यवस्था। ठीक है, आपदा पूर्व व्यवस्था में आपदा की तैयारी, इसका निवारण तथा इससे बचाव से संबंधित उपाय किए जाते हैं। आपदा के लिए की जाने वाली तैयारी में आपदा का स्तर,
एवं प्रकृति, इसका पूर्वानुमान, चेतावनी तंत्र तथा इसके प्रति लोगों में जागरूकता को शामिल किया जाता है। आपदा के दौरान आपदा का मूल्यांकन, बचाव कार्य, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना तथा उनके लिए मूलभूत व्यवस्थाएं जैसे कि भोजन, पानी, दवा, वस्त्र आदि की आपूर्ति पर बल दिया जाता है। आपदा के बाद की व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावित लोगों का पुनर्वास, आपदा से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण तथा सामान्य जनजीवन के पुनः संचालन को शामिल किया जाता है। आपदा प्रबंधन उपायों को लक्षित करते हुए 14 से 18 मार्च 2015 को जापान के मियागो में सैंडाई सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सैंडाई फ्रेमवर्क अपनाया गया, जिसकी अवधि 2015 से 2030 थी। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है और चाहे तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी बन सकता है। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर संयुक्त राष्ट्र का तीसरा विश्व सम्मेलन था। ठीक है, सैंडाई फ्रेमवर्क के 4 क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्र भी याद रखिएगा। जोखिम का अध्ययन, जोखिम प्रबंधन में सुधार, जोखिम में कमी हेतु निवेश में वृद्धि, पुनर्स्थापन और पुनर्वास में बेहतर निर्माण हेतु व्यय करना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित किया गया है, जिसमें राष्ट्र, राज्य व जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं। तो आइए इस कॉलम से देखते हैं कि ये तीनों बना कैसे है और उसका शक्ति क्या क्या है। तो देखते जाइए, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो कि संसद से पास हुआ, उसमें कुछ प्रमुख प्रावधान हैं, धारा है, और उसी के अंतर्गत ये तीनों बना है। तीनों में आप कहिए कि पहला एक राष्ट्रीय स्तर पर बना, एक राज्य स्तर पर बना और एक जिला स्तर पर बना। जो नेशनल स्तर पर बना उसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहें। जो आपके स्टेट के हिसाब से बना वो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुआ, और जो आपके जिला में बना उसको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहेंगे। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए तो कौन किस धारा के और किस अध्याय के आधार पर काम करेगा। तो अगर कहेंगे कि एनडीएमए बना तो अध्याय 2, ये अध्याय 3, और ये जो है जिला स्तर पर जो बना वो अध्याय 4। ठीक है, प्राधिकरण जो है धारा 3 के तहत गठित हुआ है। ये याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछता है कि एनडीएमए किस धारा के तहत बना, तो धारा 3 के, किस अधिनियम का धारा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 4 के बारे में बात कर रहे हैं, धारा 3 के बारे में बात कर रहे हैं, धारा 15 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के धारा 3 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर आपका एनडीएमए बना। धारा 14(1) के तहत एसडीएमए जो है वो राज्य स्तर पर बना। धारा 25 के अंतर्गत डीडीएमए आपका बना है जिला स्तर पर। ठीक है, ये याद रखिएगा, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। प्राधिकरण की बैठक या अधिवेशन, धारा 4 में लिखा हुआ है कि अधिवेशन करना है, कम से कम कितने समय में करना है। और अगर राज्य को अधिवेशन या बैठक के बारे में धारा 15 में व्याख्या किया गया है, और इसमें धारा 27 में जिला के स्तर पर बात किया गया है। अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा धारा 5 के तहत किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा धारा 16 के तहत किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा धारा 29 के तहत किया जाएगा। हो गया। कार्य व शक्तियां, धारा 6 में इसका व्याख्या राष्ट्रीय स्तर पर है, धारा 18 में आपको राज्य स्तर पर है, और धारा 26 में आपको जिला स्तर पर है। सलाहकार समिति कौन होगा, कितने सदस्य होंगे, कैसे काम होगा, धारा 7 में कहा गया है राष्ट्रीय स्तर पर। राज्य के स्तर में धारा 17 में इसके बारे में कहा गया, 7 और 17 याद करने में आराम होगा। और इसमें धारा 28 के अनुसार कहा गया है कि जिला स्तर पर सलाहकार समिति होगा। ठीक है, कार्यकारी समिति धारा 8 के अंतर्गत आपको राष्ट्रीय स्तर पर है, और धारा 20 के अंतर्गत आपको राज्य स्तर पर है। देखिए हार्ड है, इसमें हम नहीं कहेंगे कि ये आपको हार्ड नहीं है, लेकिन 2 मिनट लगा के आपको रटना पड़ेगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें क्वेश्चन आएगा आपको, और यकीन मानिए बहुत हार्ड नहीं। ये सब क्वेश्चन तो इतना बार पूछ ही लिया है कि याद हो गया है। ये अगर कुछ नया है तो उसको थोड़ा सा देखिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, इस कॉलम को नोट करके रखिए कि हमको इसको रट के ख़त्म करना है। अगर आपदा प्रबंधन पूरा पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको आपदा प्रबंधन कंप्लीट करना है, और ये टेबल अगर आप छोड़ दे रहे हैं तो बहुत जोखिम आप खुद ले रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलेंगे दूसरा।
अब यहाँ थोड़ा सा और एक दो को पोस्ट के बारे में बता दिया है। कार्यकारी समिति की उप समिति आपदा प्रबंधन योजना, इसका भी धारा यहाँ पे कॉलम में दिया है। ये कॉलम ऊपर वाला ही है जो थोड़ा सा नीचे भी एक्सटेंडेड है, तो इसको आप याद कीजिए, ठीक है। टेबल देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महत्वपूर्ण धाराएं और विवरण। देखिए, अगर ये टेबल आप समझ गए या याद कर लिए, समझ गए और याद कर लिए, या क्या होता है याद कर लिए, तो आप केवल पेपर 2 का तैयारी नहीं हो जाएगा, आपका पेपर 1 में भी आपको आपदा प्रबंधन पढ़ना है, वो भी आपका यहीं से तैयार हो जा रहा है। तो बुक को बहुत अच्छा कर दिया गया है, एक बार आप बुक को पढ़ के देखिए, पिछले वाले एडिशन से अच्छा है बुक। तो देखिए, इसमें कहा गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महत्वपूर्ण धाराओं का विवरण। धारा 1 में कहा गया है कि नाम और प्रसार, 2 में परिभाषा बताया गया है, 3 से आपका इंपॉर्टेंट है और 3 से आप याद करते चलिए। धारा 3 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के बारे में पूरा व्याख्या है। गठन होगा 27 सितंबर 2006। देश में आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय होगा। अवधि जो भी विहित की जाए। इसका संरचना जो है उसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। सदस्य अधिकतम 9 हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आपको, देख लीजिएगा कि अगर पूछने का मन हो तो NDMA में सदस्यों की कुल संख्या या अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 9 हो सकती है। अध्यक्ष द्वारा नामित 9 सदस्य हो सकते हैं। उपाध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष तो पढ़ लिए कि प्रधानमंत्री जी होंगे। जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो स्वयं अध्यक्ष का पद धारण करेंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे? अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से नामित। मान लीजिए 9 सदस्य हैं, इसमें से एक प्रधानमंत्री हो गए, नहीं प्रधानमंत्री के बाद होंगे ना, तो इसमें से जो भी चुना हुआ होगा वो उपाध्यक्ष बनेगा, ठीक है। अधिवेशन, चौथा में अधिवेशन है, अध्यक्ष द्वारा आहूत किया जाएगा तथा यह अध्यक्षता करेगा अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा, ठीक है। मीनिंग तो समझ गए होंगे कि अधिवेशन जो रहेगा उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करेंगे क्योंकि वो अध्यक्ष हैं। अगर मान लीजिए वो नहीं है तो उनके स्थान पर उपाध्यक्ष जो हैं वो क्या कर सकते हैं? अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं। स्थान क्या होगा? तो जहां अध्यक्ष तय करेंगे वहीं पर यह अधिवेशन होगा। 5वां धारा में कहा गया है कि अधिकारी व कर्मचारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? केंद्र सरकार। जो भी इसमें अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति होगी वो केंद्र सरकार करेगा, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है तो केंद्र सरकार ही करेगा। कार्य धारा 6 में कहा गया है आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति प्रदान करना, आपदा प्रबंधन हेतु नीति का निर्माण करना, विभिन्न संगठनों के मध्य समन्वयकारी कार्य करना, जोखिम न्यूनीकरण हेतु निधि की सिफारिश करना, निधि मतलब पैसा, आपदा की स्थिति में विभिन्न देशों की सहायता प्रदान करना। अब है सलाहकार समिति। सलाहकार समिति को समझिए, जो सलाह देने का काम करता है। NDMA की सिफारिश पर बनेगा। सदस्य आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ इस टीम में होंगे। जो सलाह देंगे उसको ये लोग एज ए सजेशन देखेंगे कि अच्छा इस पर काम कर सकते हैं कि नहीं। अगला जो है धारा 8 में, धारा 8 में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के कार्य बारे में कहा गया, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NEC कहते हैं। कार्य जो है NDMA को सहयोग करना। संरचना, अध्यक्ष जो होंगे वो गृह सचिव होंगे, यही फंसाएगा आपको। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कौन होगा? आप एकदम खुशी खुशी जाके प्रधानमंत्री लगा के चले आएंगे, नहीं, वो गृह सचिव होंगे, ठीक है। राष्ट्रीय कार्यकारी समिति NEC बनाएगा NDMA अपने सहयोग से, उसी के सहयोग से ये बनेगा, क्योंकि इसी को तो एग्जीक्यूट करना है। सारा जो भी अभी रूल रेगुलेशन आपदा प्रबंधन का बनेगा, एग्जीक्यूटिंग यही करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने का काम इनका है। तो ये कौन अध्यक्ष होंगे? गृह सचिव होंगे तथा सदस्य अन्य विभागीय सचिव होंगे। NEC की उप समिति भी बनेगा, जो खुद NEC ही बनाएगा। NEC अपने नीचे एक उप समिति बनाएगा। NEC का कोई सदस्य, गठन कौन करेगा? NEC करेगा। अध्यक्ष कौन होंगे? तो NEC का कोई सदस्य होगा, गृह सचिव द्वारा चयनित कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP प्रोग्राम वाला, इसे विशेषज्ञों से सलाह लेकर NEC द्वारा तैयार किया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के साथ तालमेल स्थापित करना है। जो वर्ल्ड जो एक नॉर्म सेट कर दिया है उस नॉर्म के हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। तो ऐसा काम करते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क भी उससे क्या हो जाए, पूरा हो जाए उन लोगों का भी शर्त
इस योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन किया जाता है। एक साल में देखा जाता है कि क्या काम हुआ। नवीनतम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 1 जून 2016 को जारी किया गया था। मतलब सबसे सबसे न्यूएस्ट, सबसे अगर हम लोग कहें कि लेटेस्ट हम लोग के पास कौन सा योजना हम लोग के हाथ में है तो 1 जून 2016 का है, और हम लोग 2026 में आ गए हैं। बीच में कितना आपदा आया, इसी को देख करके तो लगता है कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है ना, कि 10 साल हो गया है आपदा का कोई योजना कुछ भी पता आता नहीं है। 42 धारा का नंबर 42 है, उसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में बात किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है ये, केंद्र सरकार इसका गठन करेगी। सदस्य केंद्र सरकार द्वारा सदस्यों की संख्या विहित की जाएगी। उद्देश्य केंद्र द्वारा बनाई गई नीतियों व दिशा निर्देशों के अनुरूप मानव संसाधन विकास करना, ताकि आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण किया जा सके। 44 धारा नंबर 44 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, और 45 में भी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बनेगा। ठीक है, एनडीआरएफ, इसके बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे एनडीआरएफ के बारे में। ठीक है, उद्देश्य आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा का विशेषज्ञतापूर्ण मोचन करना। इसका अधीक्षण 45 में जो है, इसका अधीक्षण निदेशन व नियंत्रण एनडीएमए द्वारा किया जाएगा। महानिदेशक केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होगा। ठीक है, अगला है धारा 46 में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि। अब ये मोचन बल काम करेगा तो उसके लिए मोचन निधि भी तो लाना पड़ेगा ना। तो अब ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जो एनडीआरएफ काम कर रही है उसके लिए पैसे का बंदोबस्त कीजिए। अब नीति का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। निधि का गठन, सॉरी नीति का नहीं, निधि का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। निधि में राशि का प्रावधान केंद्र सरकार द्वारा संसद के अनुमोदन के बाद प्रदत्त राशि तथा किसी व्यक्ति व संस्था द्वारा दिया गया अनुदान। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि निधि में क्या क्या रहता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, तो केंद्र सरकार द्वारा संसद के अनुमोदन के बाद, मतलब बजट में जो अनुमोदन कर दिया, राशि किसी व्यक्ति, मतलब आप अगर चाहते हैं तो आप भी जा कर के डोनेशन दे सकते हैं, या कोई संस्था दे दे, वो डोनेशन भी दिलाता है। ठीक है, उससे इसमें धन जमा होगा। 47 नंबर धारा में राष्ट्रीय आपदा समन निधि। निधि में राशि का प्रावधान व प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा संसद के अनुमोदन के बाद प्रदत्त राशि, जिसका प्रयोग एनडीएमए द्वारा किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा समन विधि, कैसे पैसा खर्चा करना है। ठीक है, अगला जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक सेम जैसे अभी आप राष्ट्रीय वाला का देखे, वैसे ही अब आप अपने राज्य का देखेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए धारा 14(1) में कहा गया है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय होगा ये। अवधि जो भी विहित की जाए। संरचना फिर सेम है, उसको समझे तो एकदम जस्ट वही समझ के चलिए। अध्यक्ष जो होंगे वो यहाँ के सबसे उच्च हमारे मुख्यमंत्री साहब होंगे। सदस्य जो होगा अधिकतम 8 हो सकते हैं, वहाँ 9 हो सकता था, यहाँ 8 हो सकता है, बात खत्म। उपाध्यक्ष अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से ही नामित कोई व्यक्ति को बना दिया जाएगा। सीईओ राज्य कार्यकारी समिति एसईसी का अध्यक्ष मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव, जहाँ वहाँ गृह सचिव थे तो यहाँ मुख्य सचिव होंगे। अधिवेशन जो है 15 में बताया गया, धारा 15 में अध्यक्ष द्वारा आहूत किया जाएगा तथा वह अध्यक्षता करेगा। अनुपस्थित अगर हुए तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे, है कि नहीं। इसी 8 में से एक चुने हुए रहेंगे उपाध्यक्ष, जो अध्यक्षता कर लेंगे अगर मुख्यमंत्री जी कहीं बिजी हैं तो। स्थान जहां अध्यक्ष तय करें। 20वां धारा में कहा गया है राज्य कार्यकारी समिति। अब यहाँ जो राज्य में जो एग्जीक्यूट करेगा इस पूरे रूल रेगुलेशन को, चीज़ों को, वो एसईसी कहलाएगा। ठीक है, कार्य, पहले इसका कार्य देखिए। एसडीएमए का सहयोग करना इसका मेन काम है। बनाया ही गया है कि एसडीएमए का जो भी नियम कानून लोग बनाएंगे उसको फॉलो कराएगा, ये जमीन पर उतारने का काम करना है इनको। संरचना, अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, वहाँ गृह सचिव थे, तथा सदस्य 4 विभागीय सचिव होंगे। कोई भी 4 विभाग के सचिव जिसका जरूरत है, आगे हम लोग पढ़ेंगे किनका जरूरत रहता है। ठीक है, अब है 20 हुआ था, हाँ 20 हो गया था। अब 24 धारा, आपदा की स्थिति में एसईसी की शक्तियां। अब इसका शक्ति क्या क्या है सुनिए। सीमा के अंतर्गत वाहनों व व्यक्तियों के प्रवेश व निकासी पर नियंत्रण करेगा ये। मलबा हटाना तथा खोज व राहत कार्य का संचालन करेगा। चिकित्सा सेवा, भोजन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था आदि उपलब्ध कराना इसका काम है। चिकित्सा व अन्य जांच करना तथा सलाह व सहायता प्रदान करना। असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त करना, यानी कि मान लीजिए कि एक बिल्डिंग गिरने वाला है, पता है कि ये गिर जाएगा, इसमें अगर 50 आदमी हैं रह रहे, यहाँ आसपास में लोग रह रहे हैं,
तो सब जोखिम में है ना। तो ये असुरक्षित संरचना हो गया, अब इसको गिराना चाहिए, क्योंकि ये जिस दिन गिरेगा उस दिन कितने लोग को लेके चला जाएगा। इसे जो वो गिरने वाला है उसको पहले गिरा के ख़त्म कीजिए, ठीक है। उसके बाद एनजीओ से सहयोग प्राप्त करना तथा जनता तक सूचना प्रेषित करना। एनजीओ है कोई, उससे सहायता लीजिए और सूचना जो है सबके तक पहुंचाने का काम ये करता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010 को किया गया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 मई 2010 झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इस प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के आलोक में किया गया। इस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठन करने की शक्ति प्रदान की गई। अभी तक राज्यपाल नहीं आए थे ना, अब राज्यपाल का एंट्री हो गया। सुनिए और ना इस लाइन पे पूरा ध्यान दीजिए कि इस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है। ये जो गठन हो रहा है ना, वो कर रहे हैं, राज्यपाल कहेंगे कि इसका गठन करो और मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे, लेकिन राज्यपाल उसके कुछ नहीं होंगे। लेकिन शक्ति किसके पास दिया गया है? तो राज्यपाल के पास। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। इसमें अधिकतम 9 सदस्य हो सकते हैं। इस प्राधिकरण का प्रमुख उद्देश्य आपदा नियंत्रण हेतु भिन्न भिन्न स्तरों पर योजना एवं रणनीति का निर्माण करना तथा आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण एवं सामान्य जनजीवन की बहाली के लिए उपयुक्त परियोजना का निर्माण करना है। झारखंड राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। किसका किया गया है? राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव हैं। यह समिति आपदा के संबंध में राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना और राज्य योजना के क्रियान्वयन एवं उनके बीच समन्वय स्थापित करता है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्य जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु कार्य करना है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कार्य निम्नवत है। आपदा पर त्वरित कार्रवाई हेतु योजना तैयार करना इसका काम है। राज्य में आपदा के न्यूनीकरण हेतु ढांचागत क्षमता का विकास करना है। राज्य, जिला, प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर एक सूचना संपर्क नेटवर्क का विकास करना, ताकि आपदा के दौरान जरूरी सूचनाओं को एकत्रित कर उस पर उचित कार्यवाही की जा सके। आपदा न्यूनीकरण हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास करना, प्रशासनिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संगठनों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना, आपदा से बचाव हेतु उपयुक्त दिशा निर्देशों का आम जनता के बीच जागरूकता का प्रचार प्रसार करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना, ये सभी काम हैं। झारखंड आपदा प्रबंधन योजना, ठीक है। अब हम लोग योजना के बारे में पढ़ रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अक्टूबर 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को त्वरित राहत पहुंचाना है। आपदा के दौरान राहत कार्य के समुचित संचालन हेतु एक राज्य आपदा कार्रवाई कोष का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र व राज्य की हिस्सेदारी 75:25, मतलब कि 75:25, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दिया, नहीं, 75:25, मतलब कि केंद्र सरकार 75% वहन करेगी और राज्य सरकार आपका 25% वहन करेगी, ठीक है। 25 दिसंबर 2005 को देश में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने, आपदा से बचाव हेतु समुचित उपाय करने, विकास योजनाओं में आपदाओं के निवारण अथवा रोकने के उपाय पर विचार करने, निधियों को आवंटित करने, चेतावनी प्रणाली स्थापित करने तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न एजेंसियों की सहायता करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्य एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में आपातकालीन ऑपरेशन सेंटर का गठन किया जा रहा है तथा इसे वीसैट उपग्रह से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य तथा जिला स्तर पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC का गठन किया गया है। झारखंड में राज्य स्तर पर इस केंद्र का गठन रांची में तथा जिला स्तर पर धनबाद, देवघर व जमशेदपुर में किया जाना प्रस्तावित है। मतलब कि यहाँ पे एक बात समझिए कि केंद्र के स्तर पर रांची में गठित किया गया है और आपका राज्य वाला जो आपदा प्रबंधन है वो धनबाद, देवघर और जमशेदपुर में इसको प्रस्तावित है, ठीक है। वर्ष 2005 में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची द्वारा झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र का संचालन किया जा रहा है।
जिसका प्रमुख कार्य आपदा के संबंधित विभिन्न पहलुओं के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस संस्थान को राज्य सरकार द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रमों के संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन 1 मिनट में ये कॉलम देख लीजिए, नहीं तो कॉलम छूट जाएगा। देखिए, झारखंड में आपदा प्रबंधन के प्रयास, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ था। याद कीजिए, 2004 में झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन हुआ था। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम का क्रियान्वयन हुआ था, विभाग बन गया, अधिनियम आया, ठीक है। 2007 में झारखंड आपदा प्रबंधन केंद्र का गठन हुआ, स्कीपा जो वही है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। 2009 के बारे में कह रहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण हुआ, मतलब कि पहले आएगा आपका विभाग बनेगा, फिर आपका अधिनियम आएगा, फिर आपका जो केंद्र है वो डिसाइड होगा, फिर 2009 में योजना का ये लोग निर्माण करेंगे। 2010 में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। राज्य आपदा कार्यवाही कोष का गठन, सृजन विभाग का गठन, इस तरह से काम आगे बढ़ते चलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे ना, अब हम लोग कॉलम भी देख लें। पिछले बार का कॉलम एक छूट गया है, इसीलिए पहले कॉलम पढ़ लिए। आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2006 में राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल NDRF का गठन किया गया है। इसी प्रकार राज्यों द्वारा राज्य स्तर पर राज्य आपदा कार्यवाही बल HDRF का गठन किया गया है। 2015 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य में विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन किया गया है। आपदा के समय दूर संवेदन, कार्टोग्राफी तथा अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को साझा करने हेतु झारखंड सरकार झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई है, ठीक है। राज्य में आपदा की पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून करने हेतु आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, विभाग का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए निम्न संस्थान शैक्षणिक व तकनीकी कार्य को संचालन कर रहे हैं। सबको ना काम दे दिया गया कि तुम ये काम देखो, तुम वो काम देखो, समझे आप लोग। देखिए, इसको आप जरूर रट लीजिए। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन के बारे में थोड़ा सा जानकारी बुक में पीछे दिया है, उसको वहीं से देखेंगे। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूखा का जिम्मेवारी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय संस्थान को दिया गया है। खनन का जिम्मेदारी भारतीय खनन संस्थान धनबाद को दिया गया है, तो रटने की जरूरत नहीं है, खनन का काम खननने वाला देखेगा। भूकंप का जो है वो BIT मेसरा को दिया गया है। बाढ़, सूखा तथा जंगल में आग झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर को दिया गया है। जो चीज़ ये स्पेस सेंटर अच्छा कर सकता है वो काम इसको दिया गया है, रांची में स्थापित है। बाढ़, सूखा, जंगल की आग, बाढ़, सूखा, जंगल की आग। औद्योगिक आपदा में कौन? रांची, ठीक है। जो औद्योगिक डिपार्टमेंट है तो औद्योगिक डिपार्टमेंट को मिला है, अच्छा है। चलिए आगे। आपदा प्रबंधन ज्ञान सह सूचना प्रदर्शन केंद्र सृजन के बारे में शॉर्ट में एक बार में पढ़ के चलिए, कोई क्वेश्चन कभी आ गया तो अच्छा होगा, बना लेंगे। इसकी स्थापना झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के तहत की गई है। पूछ लिया आपसे कि इसका स्थापना किसके अंतर्गत हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि झारखंड आपदा प्रबंधन योजना के अंतर्गत हुआ था। इसका प्रमुख कार्य समुदाय एवं आम जनता को विभिन्न प्रकार की संभावित आपदाओं एवं उनसे होने वाली हानि के संबंध में जागरूक करना है। साथ ही इसके माध्यम से आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु विभिन्न तकनीकों एवं उपकरणों से भी अवगत कराया जाता है। इन केंद्रों का विकास विशेष आपदाओं तथा यथा बाढ़, सूखा, खनन आपदा, जंगलों में आग आदि के अनुरूप किया जाता है। पढ़ते पढ़ते कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, समझ में नहीं आता कि पढ़ क्या रहे हैं और दिमाग में क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं ये लाइन कि इन केंद्रों का विकास विशेष आपदाओं यथा बाढ़, सूखा, खनन आपदा, जंगलों की आग आदि के अनुरूप किया गया है। ये केंद्र स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सूचना प्रदान करने, संचार प्रसार प्रविधियों तथा जागरूकता के प्रसार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना कि क्या काम करता है। तो ये हो गया सृजन, शॉर्ट फॉर्म सृजन। आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत खूबसूरत रखने का चलन चला है कि कोई भी उसका बहुत लंबा चौड़ा उसका नाम हो, लेकिन छोटा सा नाम रखेंगे बहुत खूबसूरत, जो पूरा व्याख्या कर देगा कि अच्छा वो क्या चीज़ से जुड़ा है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन DDM है, अभी हम लोग देखे थे राष्ट्रीय स्तर पर, फिर देखे राज्य स्तर पर। तो याद करके बताइए कि राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी थे।
और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री जी थे। ठीक है, अब जो होगा वो देखिए धारा 25 के अनुसार ये बनेगा। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA। संरचना समझिए, अध्यक्ष, उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, तीनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। पदेन सह अध्यक्ष, स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि। निर्वाचित प्रतिनिधि समझते हैं ना, उस एरिया का MLA MP लोग जो होगा। छठी अनुसूची के जिले में जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक सदस्य। सदस्य कौन कौन होगा? अधिकतम 7 सदस्य हो सकते हैं। अभी याद कीजिए, राष्ट्रीय स्तर पर 9 था, राज्य स्तर पर जो था वो 8 था, यहाँ 7 है। 9 8 7 घट गया ना एक एक करके, बस याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, जल व सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला स्तर के 2 अधिकारी। ठीक है, कौन कौन हो सकते हैं एक बार फिर से पढ़िए। 7 सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एक ठो होंगे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक ठो होंगे, पशु चिकित्सा अधिकारी, जल व सिंचाई विभाग का मुख्य अभियंता होगा, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जिला स्तर के 2 इस अधिकारी होंगे। ये बन गया आपका DDMA। ठीक है, CEO राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, CEO जो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा आहूत किया जाएगा तथा यह अध्यक्षता करेगा। स्थान वो जहां तय कर ले। 33 नंबर धारा में लिखा है DDMA द्वारा अध्यादेश। अध्यादेश क्या है? इसके द्वारा किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकार को आपदा निवारण व उसके समन हेतु या प्रभावी रूप से मोचन हेतु बाध्यकारी आदेश जारी किया जा सकेगा। अगर इतना इसको अधिकार नहीं दीजिएगा तो कोई इसका बातें नहीं सुनेगा, और बात नहीं सुनेगा तो आपदा के समय में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो कोई भी बाध्यकारी आदेश ये दे सकता है, इतना तो उसको सही में अधिकार देना ही पड़ेगा। तो ये कोई नया बात नहीं, बस समझ भी लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि DDMA द्वारा अध्यादेश। इसके द्वारा किसी विभाग या स्थानीय प्राधिकार को आपदा निवारण व उसके समन हेतु या प्रभावी रूप से मोचन हेतु बाध्यकारी आदेश जारी कर सकता है। आपदा की स्थिति में DDMA की शक्तियां क्या है? मान लीजिए कहीं आपदा आया है तो पहले तो धारा 34 में इसके बारे में बात किया गया, वो ये याद कीजिए, ये धारा 34 में इसके बारे में बात किया गया है। आपदा की स्थिति में DDMA की शक्तियां क्या है उसके बारे में सुनिए। सीमा के अंतर्गत वाहनों व व्यक्तियों के प्रवेश व निकासी पर नियंत्रण, सेम जैसे पहले वहां था। मलबा हटाना तथा खोज व राहत कार्य का संचालन, वहीं सेम वहां यही था। चिकित्सा सेवा, भोजन की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था आदि के उपलब्ध कराना। ये तो एकदम ऐसा चीज है कि आपको नहीं भी पढ़ाते हम ना, तब भी आप समझते कि हाँ इतना चीज तो ला के नहीं देगा तो तुम करने क्या आया है। चिकित्सा व अन्य जांच करना तथा सलाह व सहायता प्रदान करना, ये भी ठीक है। असुरक्षित संरचनाओं को ध्वस्त करना, NGO से सहयोग प्राप्त करना तथा जनता तक सूचना प्रेषित करना। देखिए आपदा प्रबंधन में वहाँ का लोकल कोई अगर NGO है जो कि वहाँ काम कर रहा है तो उसको बहुत जानकारी होता है, इसलिए इस टाइप के डिपार्टमेंट जब होता है उसमें NGO लोगों को अपने साथ जोड़ा जाता है, समझे, ताकि काम थोड़ा आसान हो। मेन हम लोग का क्या मकसद है? जनहित में काम करना है। अब जनहित में कोई भी काम करने के लिए किसी का भी मदद लेना पड़े तो अच्छा बात है ना कि हमको काम आसान हो जाएगा। जिला स्तर पर अन्य सभी प्रावधान राज्य स्तरीय प्रावधानों के अनुरूप ही हैं। जिला स्तर पर कार्यकारी समिति तथा इसकी उप समिति के गठन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, यानी कि जो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर NEC बनाए थे ना, NEC राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, फिर उसका उप समिति बना था NEC का, फिर हम लोग राज्य स्तर पर बनाए थे SCC है ना, SEC, फिर राज्य कार्यकारी समिति, फिर उसका उप समिति बना था। तो वो यहाँ नहीं, जिला स्तर पर वो देखने को नहीं मिलता है। बस यही एक अपवाद है जिसको याद करने के लिए कहा गया है किताब में कि जिला स्तर पर कार्यकारी समिति या उसकी उप समिति का गठन का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर यहाँ तो समाप्त हुआ, लेकिन आगे और है, उसको भी देखते हैं। चलिए, चैप्टर लंबा हो गया है। पिछला वाला जो मेरा बुक था उसमें बहुत छोटा में दिया हुआ था, इस बार बहुत ज़्यादा में दिया गया है, लेकिन पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा है कि ज़्यादा जानकारी हमको एक ही जगह मिल जा रहा है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु राज्य के सभी 24 जिलों में जिला दंडाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला समाहर्ता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उपायुक्त, डिप्यूटी कमिश्नर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। अन्य सदस्यों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, पशु चिकित्सा पदाधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य शामिल हैं।
मतलब कि जो सरकारी संगठन नहीं है उसके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। इस समिति का प्रमुख कार्य जिला की आवश्यकता के अनुसार जिला आपदा योजना तैयार करना तथा आपदा के दौरान इसका क्रियान्वयन करना है। यह समिति जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन टीम को प्रशिक्षित करने में मदद करती है तथा विभिन्न माध्यमों से आम जनता से आपदा से बचने के उपायों का प्रचार प्रसार करती है। अब देखिए देश में आपदा प्रबंधन के प्रयास, तो इसको भी रट लीजिए, कॉलम जरूर रट लेना चाहिए, सारा निचोड़ कॉलम में ही है और क्वेश्चन धड़ाधड़ अगर आएगा तो इसी से आएगा। 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। 2006 में प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था। 2009 में आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण हुआ था। 2016 में आपदा योजना लागू हुआ था। ठीक है, योजना, तो इसको 2 मिनट रुक करके वहीं याद कर लीजिए। अब चलिए हम लोग ब्लॉक प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन देखते हैं। ब्लॉक स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। तो ये क्वेश्चन 1 साल का पूछा हुआ है, इसको याद रखिएगा। अन्य सदस्यों में समाज कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण जलापूर्ति अधिकारी, पुलिस अग्निशमन सेवाओं के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ नागरिक शामिल होते हैं। ये भी एक बार का क्वेश्चन है मेरे को लगता है। चलिए इसको एक बार और आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यह समिति प्रखंड की जरूरतों के अनुरूप आपदा प्रबंध की योजना का निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को मदद करती है। यह समिति आपदा से बचने हेतु आम लोगों को कृत्रिम तरीके से पूर्वाभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल, मतलब ऐसा बिहेव करना है कि जैसे कि अगर कभी कोई आपदा आ गया तो हम कैसे कैसे बचाएंगे, खुद को कैसे बचाएंगे, अपने आसपास के लोगों को कैसे बचाएंगे, कैसे भागेंगे, क्या काम करेंगे, कैसे होगा, उसका मॉक ड्रिल कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है तथा आम जनता के बीच आपदा से निपटने के उपायों का प्रचार प्रसार करती है। ठीक है, अब ग्राम स्तर पर भी आपदा प्रबंधन है। ग्राम स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष ग्राम सभा का मुखिया होता है। यह समिति गांव के स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना के निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन का कार्य करती है। यह समिति आपदा से बचने हेतु आम लोगों को कृत्रिम तरीके से पूर्वाभ्यास यानी कि मॉक ड्रिल कराती है तथा आम जनता के बीच आपदा से निपटने के उपायों का प्रचार प्रसार करती है। अगर कोई भी चीज़ को जन जन तक पहुंचाना है तो आपको गांव तक तो जाना ही पड़ेगा। तो हम लोग पहले पढ़े राष्ट्र स्तर पर, फिर पढ़े राज्य स्तर पर, फिर पढ़े जिला स्तर पर, फिर आ गए प्रखंड पर, फिर आ गए गांव पर। तो यही है कि आप किसी योजना को लागू करना चाहते हैं तो ऊपर से लेकर के नीचे तक सब जगह पहुंचाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपदा प्रबंधन समाप्त। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, अगर ना हो तब भी कर लीजिए। 5 क्वेश्चन 10 नंबर, या फिर आजकल ये टॉपिक बहुत हॉट टॉपिक है, एकदम क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप इसको पढ़िए। धन्यवाद।